इस वीडियो में आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। फर्स्ट पॉइंट, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 11 से लेकर 14 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 15 से लेकर 18 तक आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 19 और 20 जो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था मोरारजी देसाई, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? तो ये हुई थी 1991 में, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन राइट। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 5, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1999 में, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है कि भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना पहला परमाणु परीक्षण वर्ष डैश में किया? तो ये कब किया? 1974 में, 1974 में। क्वेश्चन 7 देखिए यहाँ पे, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? ये भी ब्लैंक आएगा वैसे। भारत का आयरन मैन डैश डैश कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। यानी कि भारत का जो आयरन मैन है इनको सरदार पटेल को कहते हैं। और आपको जो है पता भी होगा, यूनिटी ऑफ जो फोटो भी बनी हुई है इनकी सरदार पटेल की, बहुत बड़ी। क्वेश्चन 8, भारत में कौन सी भाषाई फॉर्मूला लागू किया है? तो ये है त्रिभाषाई फॉर्मूला, यानी कि 3 भाषा फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और एक स्थानीय भाषा। क्वेश्चन 9, भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है? तो ये भाषा के आधार पर किया गया है, एक वर्ड की क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 आपका अभिकथन कारण जो है आधारित प्रश्न है, रीजन असर्शन क्वेश्चन बोलते हैं इसको। कथन है कि गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी ने 1971 में दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया। तो दूसरा जो कारण है दूसरी जो स्टेटमेंट है ये भी क्या आपने बिल्कुल सही है, क्योंकि पोखरण में जो है दूसरा परमाणु परीक्षण जो है किया गया था 1998 में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाले को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि नीचे वाली स्टेटमेंट अलग है, ऊपर वाली अलग है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन दोनों सही है अपनी अपनी जगह पे। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो असर्शन की जो है सही से व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 11, भारत में एक दलीय प्रणाली के प्रभुत्व के क्या कारण हैं? यानी कि इसके जो है क्या कारण है एक दलीय है? तो इसमें जो क्या एक दलीय होने के क्या कारण थे, उस टाइम की बात की जा रही है, पास्ट की। तो कांग्रेस की पहचान राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के निर्माण के लिए स्वतंत्रता संग्राम से थी, और कांग्रेस के साथ जो है महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, इसलिए उस समय जो है एक दलीय जो है प्रणाली का प्रभुत्व था। क्वेश्चन 12, पहली बार आपातकाल कब लगाया गया और यह कितने समय तक लागू रहा? तो पहली बार जो आपातकाल लगा था ये देखिए यहाँ पे 25 जून 1975 को लगाया गया था, और यह 21 मार्च 1977 21 महीने तक लागू रहा। तो आपको बताना है उस टाइम जो प्रधानमंत्री कौन था या कौन थी, आपको बताना है जब आपातकाल लगा था उस समय जो है भारत का प्रधानमंत्री या भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13, राष्ट्रवाद की मुख्य समस्याएं क्या है? तो इसकी मुख्य समस्याएं हैं क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद और प्रशासनिक समस्या। क्वेश्चन 14, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब और क्यों किया गया? तो इसका आंसर है भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में किया गया था। मतपेटियों की तुलना में EVM को परिवहन करना आसान होता है, क्योंकि वे हल्के और अधिक पोर्टेबल होते हैं। क्वेश्चन 15, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है वह अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह आमतौर पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सिद्धांत पर आधारित है। इस मॉडल में निजी संपत्ति की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।
क्वेश्चन 16, किन्हीं 3 कारकों का विश्लेषण करें जिन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाया। तो इसमें देखिए पहला कारण था गरीबी हटाओ का लोकप्रिय नारा दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, प्रिवी प्रेस की समाप्ति की थी, भूमि सुधार कानून और भूमि सीमा जो है अधिनियम लागू किया था। आपको जो है बताना है कुल मौलिक अधिकार कितने हैं संविधान के अंदर, यानी कि आपको कितने मौलिक अधिकार दिए गए संविधान के अंदर, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कुल मौलिक अधिकार कितने हैं। मैं मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन 17, गठबंधन सरकार के कोई 3 लक्षण बताइए। तो इसका उत्तर है गठबंधन सरकार एक जो है संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम रहता है। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है। गठबंधन का प्रत्येक भागीदार दल अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है। क्वेश्चन 18, 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या करें। तो इसमें पहला था, इस अवधि के दौरान सरकार के पास ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार था जो देश के लिए खतरा प्रतीत होते हैं। दूसरा पॉइंट, इस अवधि के दौरान पुलिस और अन्य रक्षा बलों को बहुत सारे अधिकार और शक्तियां दी गई। नेक्स्ट, इसका नागरिक जो है स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चौथा, राजनीतिक कैदियों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया गया। क्वेश्चन 19, वह कौन सा दुखद मोड़ था जिसने पंजाब समस्या को और अधिक जटिल बना दिया था। तो इसका उत्तर देखिए, 31 मार्च 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके आवास के बाहर अनेक जो है अंगरक्षकों जो कि सिख थे द्वारा हत्या से पूरे देश में सदमे की स्थिति पैदा हो गई और पंजाब की समस्या और अधिक जटिल हो गई। अब क्या क्या कारण थे? दिल्ली और उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क गई और लगभग 1 सप्ताह तक जारी रही। दूसरा, राष्ट्रीय राजधानी में 2000 से अधिक सिख मारे गए। यह क्षेत्र इस हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित था। देश के अन्य हिस्सों में विशेषकर कानपुर, बोकारो और चास जैसे स्थानों में सैकड़ों सिखों की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, कई सिख परिवारों ने अपने पुरुष सदस्यों को खो दिया और इस प्रकार उन्हें बहुत भावनात्मक और भारी जो है वित्तीय स्थिति हुई। नेक्स्ट तो जो है सिखों को सबसे अधिक दुख इस बात से हुआ कि सरकार को सामान्य स्थिति बहाल करने में समय लगा और इस हिंसा के अपराधियों को जो है प्रभावी ढंग से दंडित नहीं किया गया। क्वेश्चन 20, देखिए यहाँ पे राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो है कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं। तो राष्ट्र निर्माण के प्रमुख तत्वों का वर्णन किया जा सकता है। इन तत्वों के माध्यम से एक राष्ट्र का स्वतंत्रता, सद्भाव, सुरक्षा, एकता और विकास की आधारशिला रखी जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख तत्वों का वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला तत्व है जनसंख्या। तो जनसंख्या एक राष्ट्र का महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या संरचना, आकार और संख्या राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति का मापदंड होता है। जनसंख्या संपत्तियों, श्रम शक्ति और सामाजिक विकास में मदद करता है। सामाजिक विकास में जो क्या करता है, मदद करता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मदद। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे संविधान। संविधान नेक्स्ट जो है जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देखिए संविधान एक देश के नियमों, अधिकारों, कर्तव्यों और संगठन का मौलिक आधार होता है। यह राष्ट्र के नियामक नीतियों का सार्थक और संगठित ढंग से प्रशासित करने में मदद करता है। मदद आएगा यहाँ पर भी। और मौलिक नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संवेदनशीलता की जो है सुरक्षा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आगे संगठनता, ठीक है, जो है संगठनता। तो एक राष्ट्र की संगठनता उसकी सक्रियता और कार्यशीलता को निर्धारित करती है। जो है संगठनता राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के रचनात्मक और प्रशासनिक ढंगों का वर्णन करती है। नेक्स्ट है सरकार। सरकार एक राष्ट्र के नियामक और प्रशासनिक नेतृत्व का माध्यम होती है। सरकार नीति, नियमों, कानूनों और कार्यक्रमों को संचालित करती है। यह राष्ट्र की सुरक्षा, विकास और आर्थिक प्रगति में जो मदद करती है। नेक्स्ट है भूमि और संसाधन। एक राष्ट्र के लिए भूमि और संसाधन एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। भूमि और संसाधनों का उचित व्यवस्थापन और उपयोग राष्ट्र को आर्थिक स्वावलंबी बनाने में मदद करता है। यहाँ पे जो है मदद करता है।
ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो रही है तो ज़्यादा इनको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, इतना तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मदद। तो इन तत्वों के संयोजन से राष्ट्र निर्माण में जो सफलता हासिल होती है, जो एक सुरक्षित, स्थायी और समर्थ राष्ट्र उत्पन्न करता है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है।